नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ ही हम 4-5 दिन से लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ न कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। तो आज कहीं न कहीं मेरा मन ये कर रहा है कि हम आज 11th की एनसीईआरटी की जो राजनीति विज्ञान की किताब है, वो भी साथ में पढ़ना शुरू करें, उसके भी छोटे-छोटे वीडियो डालें, ताकि क्या है कि बच्चों को ये पता चले कि वैसे हम राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, 12th की राजनीति और राजनीति का मतलब केवल 12वीं की राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब एक छोटे बच्चे से लगाकर जो 7वीं 8वीं में पढ़ता है, उस बच्चे से लगाकर व्यक्ति 90 वर्ष है, 100 वर्ष का प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति या पुरुष है, उन सब के लिए भी राजनीति कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले ये राजनीति किससे जुड़ी है, क्या है? संविधान से सब कुछ जुड़ा है। तो आज कहीं न कहीं मेरा मन ये कर रहा है कि हम साथ-साथ में संविधान को भी लेते चलें, ताकि हमें ये भी फ़ायदा होगा कि संविधान है क्या? संविधान में क्या-क्या लिखा है? कहाँ-कहाँ क्या-क्या लिखा है? कभी-कभार हमारे मन में आता है कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव होते हैं, मतदान प्रणाली के प्रत्येक लोग मतदान करते हैं, कुछ मतदान प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होता है देश का, उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, उसी प्रकार केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, अपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। मतलब महाधिवक्ता है, ऐसे बहुत सारे पद है, जिनकी नियुक्ति कैसे हुई, ये कहाँ-कहाँ से लिए गए, क्या इन सब का ज़िक्र कहाँ मिलता है? हम इनके निर्वाचन आयोग में प्रत्यक्ष और मतलब चुनाव के समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि किस प्रकार अपनाते हैं, ये सब कहाँ लिखे गए हैं? इन सब के बारे में कहीं न कहीं हम सबको जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें संविधान से प्राप्त होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि संविधान क्या है? तो हम आज इसी के संदर्भ में ज़िक्र करेंगे संविधान क्या है और इसके साथ ही हम विशेषतः उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार होता है, भारतीय संविधान की विकास प्रक्रिया क्या है, उसके संदर्भ में हम आज ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि संविधान क्या है? मैं यहाँ वैसे ऊपर लिख देता हूँ संविधान। संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसे नियमों का दस्तावेज है, जिसमें एक शासन को किस प्रकार चलाया जाए, एक सुशासित मतलब राज्य की स्थापना किस प्रकार की जाए, एक सुशासित राज्य को चलाने के लिए सरकार की स्थापना किस प्रकार की जाए, वहाँ के नागरिकों के क्या कर्तव्य है, वहाँ के नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार देने चाहिए, वहाँ की सरकार के लिए कौन-कौन से नीति निर्देशक तत्व है, इन सब के बारे में अगर हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? संविधान से। तो संविधान एक नियमों का दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है? नियमों का दस्तावेज। नियमों का दस्तावेज। संविधान किसका दस्तावेज है? नियमों का दस्तावेज है। आज हम मतलब शुरुआत में यही देखेंगे कि कौन से देश का कितना बड़ा संविधान है। अपने देश से तुलना करें तो कौन से देश अपने से बड़े हैं या कौन से देश अपने से छोटे हैं। संविधान में किसे सम्मिलित किया जाता है, इन सब के बारे में। तो नियमों का दस्तावेज ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब नियमों में कौन-कौन से नियम हैं? अब देख लें, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होंगे किसी भी व्यक्ति के? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकार का गठन गठन, चुनाव प्रक्रिया, समन्वय एवं शांति स के नियम आदि चीज़ें, ये सारी की सारी किसमें हमें मिलती है? संविधान में मिलती है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए संविधान क्या है? संविधान एक ऐसे नियमों का दस्तावेज है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के तथा राष्ट्र में सरकार के निर्माण को किस प्रकार किया जाए, उनके बारे में नियम लिखे गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कौन-कौन से मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उनके बारे में नियम मौलिक अधिकारों को लिखा गया है, मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है। उसके साथ ही समन्वय और शांति के नियम लिखे गए हैं, ये सारे किसमें मिलते हैं? संविधान में मिलते हैं। अमूमन संविधान ही क्या है? संविधान ही नियमों का दस्तावेज है, नियमों का एक मतलब कहने का मतलब अगर जिस प्रकार एक पुस्तक होती है,
पुस्तक में हम किस प्रकार पढ़ते हैं किसी भी पंक्तियों को, तो उसी प्रकार संविधान भी एक क्या है, पुस्तक है, और उस पुस्तक में क्या गया है, नियमों को लिपिबद्ध किया गया है, ये संविधान है। अब आगे हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान किस देश का है और सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो इसके बारे में देखिए। सबसे पहली चीज है, अगर हम विश्व के बारे में बात करें तो सबसे, अगर हमें बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, तो वो है अपने देश का संविधान। कहीं ना कहीं हम आगे अपने देश के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, तो उस विशेषताओं में भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली विशेषता यही है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान, किसकी बात करें हम, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अब देखो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लगभग 1000 पृष्ठों में छपा हुआ है, ये लिखा गया है। और उसके साथ ही अगर इनकी शब्द सीमा देखें, तो शब्द सीमा है इस अपने देश के संविधान की, अंग्रेजी में जो शब्द सीमा है वो 1,45,385 के आसपास इसकी क्या है, शब्द सीमा है। इतने शब्द लिखे गए हैं अपने देश के संविधान में। बाकी आप सबको पता ही है कि अपने संविधान में क्या क्या है, मतलब भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, उनके संदर्भ में भी जिक्र करेंगे। अब भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान वेताओं ने, विधि वेताओं ने भारतीय संविधान को लिखा, और इस संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो समय लगा था वो इस संविधान को लिखने में, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अथक मेहनत ने आखिरकार भारतीय संविधान को एक नया रंग दिया, एक नया रूप दिया, और वही भारतीय संविधान आज हम सबके सामने एक, मतलब ये कह दे बंद डिब्बे की तरह नहीं, लेकिन वास्तविकता के तौर पर आगे चल रहा है। हम सब के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ बनकर उभरा है। ये अपने भारत का संविधान के संदर्भ में तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब नंबर 2 दूसरी बात आती है कि अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान देखें, तो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। और ये अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है। संविधान कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है केवल। कितने अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद है। और इसके साथ ही लगभग इसमें 4500 शब्द लिखे गए हैं। कितने शब्द लिखे गए हैं, 4500 शब्द लिखे गए हैं। आपको ये इतना कोई डीपली नहीं पूछेगा कि कितने शब्द लिखे गए, क्या लिखे गए हैं। अगर शब्दों के अनुसार देखें तो सबसे छोटा अमेरिका का संविधान नहीं है, लेकिन अनुच्छेदों के आधार पर अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसी प्रकार इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं, अलिखित है, लेकिन बहुत सारे नियम उसमें भी लिखे गए हैं। फिर भी इंग्लैंड के संविधान को क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान कहा जाता है। अब इसके बाद साथियों बारी आती है कि संविधान में सम्मिलित कौन कौन है। अब भारत का संविधान है, उसमें क्या क्या संविधान है, क्या क्या सम्मिलित है, मतलब किस किस से मिलकर है संविधान में, क्या क्या लिखा है, किस किस से मिलकर संविधान, कितनी चीजों को मिलाकर हम संविधान कहते हैं उसे। तो देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित है, भारतीय संविधान में सम्मिलित क्या क्या सम्मिलित है। नंबर 1, कितने, 22 भाग। कितने भाग है साथियों, 22 भाग। ये 22 भाग है। बताया जाता है कि वर्तमान में 25 भाग है, लेकिन वो भाग जैसे 4 का है, जैसे मौलिक कर्तव्यों वाला, उसी प्रकार 9 का है, उसी प्रकार 14 का है, ये इस प्रकार के भाग है। तो मुख्यतः कितने भाग है, 22 भाग है। नंबर 2, पहले लिख दिया 22 भाग है। 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं, 12, 12 अनुसूचियां। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। उसके साथ ही तीसरा है 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद। अब इसके साथ ही साथियों और बताया जाता है, कोई बताया जाता है कि वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद है। तो इसका भी यही है कि बहुत सारे अनुच्छेद है, उनके अलग अलग पार्ट है। जैसे कि हम आर्टिकल 243 की बात करें, आर्टिकल 243, तो आर्टिकल 243 में भी बहुत सारे अनुच्छेद है।
243 से लगाकर 243 ओ तक तो पंचायती राज स्थानीय निकाय के, और उसके बाद ओ के बाद से लगाकर मतलब 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक अपने नगरीय निकाय के मतलब नगर निकाय के संदर्भ में अनुच्छेद है। तो बहुत सारे अनुच्छेद केवल और केवल किस में दे रखे हैं, केवल एक ही अनुच्छेद में दे रखे हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के बारे में लिखा गया है, और 51 का जोड़कर इसमें 51 का में क्या लिखा गया है, 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल अनुच्छेद अगर इन भागों को जोड़ें तो अनुच्छेद 470 प्लस होंगे, अन्यथा वही 395 अनुच्छेद है। अगर परीक्षा में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए तो 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 क्या है, अनुच्छेद है। और इसके साथ ही अगर जोड़े तो एक प्रस्तावना भी क्या है, संविधान का पार्ट है, जिसका जिक्र हमने अपने पहले वीडियो में किया था। केशवानंद भारती बनाम वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, प्रस्तावना। और एक इसमें परिशिष्ट प्रबंध दे रखे हैं, परिशिष्ट प्रबंध, 5 परिशिष्ट प्रबंध है, वे भी किसमें है सम्मिलित, वे भी भारतीय संविधान में अंग के रूप में सम्मिलित है। तो सबसे पहले 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, प्रस्तावना और परिशिष्ट प्रबंध। अगर आपको साथियों पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो अगर पूछ ले मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी, और फिर 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई। 9वीं अनुसूची है पहला संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची कब, मैं यहाँ 9th लिख देता हूँ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CA, और कब, 1951 में जोड़ी गई। भूमि लैंड रिफॉर्म के संदर्भ में है, भूमि के संदर्भ में है। फिर है 10वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, और कब, 1985 को 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल के संदर्भ में, दल बदल। और इसके साथ ही एक 11वीं अनुसूची है, वो जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, CA। और इसके साथ 1992, और एक जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन में, वो है 12वीं, 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में। ये इस प्रकार 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी, इसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय है, इन सब के बारे में भी हम बाद में जिक्र से पढ़ेंगे। आज आपको याद करने योग्य चीज, सबसे पहले तो संविधान क्या है उसके बारे में, फिर भारतीय संविधान में सम्मिलित कौन कौन है, तो 22 भाग सम्मिलित है, 12 अनुसूचियां है, 395 अनुच्छेद है, और प्रस्तावना है, और परिशिष्ट प्रबंध है। उसी प्रकार मूल संविधान में आपको अनुसूचियां पूछ ले तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट पहले संविधान संशोधन में 1951, फिर दूसरी 10वीं जोड़ी गई, वो जोड़ी 1900 अपना 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल पर है। और फिर है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में। इसमें 11वीं में स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के संदर्भ में जिसमें ग्रामीण क्षेत्र है, और इसमें है शहरी निकाय के संदर्भ में 12वीं में। इस प्रकार है। अब साथियों अगली चीज है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि संविधान की हमें आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले संविधान क्या करता है साथियों, मेल मिलाप बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है मेल मिलाप, तो अब देखिए मैं आपके एक चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि मान लो हमारे घर में भी 10 सदस्य हैं, जिसमें कोई सदस्य छोटे बच्चे हैं, महिला भी है, माता भी है, हमारी दादी भी है, पिता भी है, दादा भी है, हमारे भाई भी है, बहन भी है, मान लो 10-12 सदस्य हैं। और क्या इतना तो संभव नहीं हो सकता कि 10 के विचार क्या है, एक है। कोई हो सकता है किसी की प्रवृत्ति बदमाश के संदर्भ में है, किसी की प्रवृत्ति मतलब मध्यम वर्ग के संदर्भ में हो सकती है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। एक समाज में मान लो 100 परिवार में, सब परिवार तो बराबर हो नहीं सकते। तो उन सब परिवारों को एक समूह में बांधने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ नियम होने चाहिए, और वे नियम ही क्या करेंगे, उस समाज को आगे बढ़ाएंगे, उस समूह को आगे बढ़ाएंगे, उस समूह में क्या करेंगे, शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये सारा का सारा काम कौन करता है, संविधान करता है। क्योंकि सभी व्यक्तियों का एक मत होना, एक मत आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति एक मत हो जाए।
अब नंबर 2, एक मत हो भी गए, अगर संविधान के जरिए हमने एक मत कर लिया तो उन एक मत व्यक्तियों को हम उस उनमें से सर्वोसर्वा कैसे चुना मतलब चुने बनेंगे। जैसे अपना कक्षा में है, कक्षा में भी मॉनिटर की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं कि कक्षा में मत करवाते हैं और जो मॉनिटर जीतता है, उसे क्या करते हैं, कक्षा का जो कैंडिडेट या उम्मीदवार जीतता है, उसे कक्षा का मॉनिटर घोषित कर देते हैं। उसी प्रकार संविधान में कि भई अगर संविधान है मान लो, तो संविधान में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संदर्भ में किसी भी नेता के संदर्भ में लिखा गया, तो उसे किस विधि से जिताएँगे, किस प्रकार उसका निर्वाचन होगा, किस प्रकार उनका चुनाव होगा, वो सारी की सारी विधि किसमें लिखी रहती है, संविधान में लिखी रहती है। तो कहीं न कहीं संविधान क्या करता है, भाईचारा बढ़ाता है, मेल-मिलाप बढ़ाता है, शांति रखता है, समन्वय मतलब समानता है, किस प्रकार के लोगों को मतलब लोगों को सरकार बनाने का न्योता देता है, या अगर मान लो सरकार बन भी गई संविधान के ज़रिए, अगर वहाँ कोई मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया और वो ऐसा प्रधानमंत्री है जो जनता के खिलाफ काम कर रहा है या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अंकुशता किस प्रकार लगाई जाए, वो भी सारे की सारी बात कौन करता है, संविधान करता है। अगर मान लो संविधान में सब लोग तो युधिष्ठिर हो नहीं सकते या सब लोग तो राम हो नहीं सकते, कोई तो रावण भी होगा, तो उसी प्रकार कोई तो दुर्योधन भी होगा। तो उस राम और दुर्योधन के संदर्भ में भी अगर मान लो निर्णय किस प्रकार करना है, राम और रावण के मतलब सत्य को किस प्रकार जीत हासिल करवानी है और असत्य को किस प्रकार परास्त करना है, इसके संदर्भ में भी संविधान में न्यायपालिका को विशेष महत्व दिया गया है। और विशेष महत्व देते हुए कि हमें ये संविधान ही हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उसे दंड देने का काम कौन करता है, संविधान के अनुच्छेद या संविधान ही करता है। और अगर कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है या वो सच काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो उसके संदर्भ में उसे भी न्याय कौन दिलाता है, तो संविधान में दिलाता है। ये सारे के सारे संविधान के दायित्व है। अब देखिए, अब अपना भारत का संविधान है। भारत का संविधान के संदर्भ में आपको पता होगा कि पहले सबसे पहले अंग्रेजों का एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कहीं न कहीं अपना संविधान यहीं से बनना शुरू हो गया था। इससे पहले तो राजतंत्र था और यहाँ पर भी अभी भी राजतंत्र है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 1947 तक देश में राजतंत्र था। और यहाँ अब अंग्रेजों ने धीरे-धीरे क्या किसी नियम के ज़रिए कानून व्यवस्थाओं के ज़रिए या कानूनों के ज़रिए व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। तो 1773 से लगाकर आखिरकार 1947 तक अंग्रेज सरकार क्या करती रही, अधिनियम जारी करती रही। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ये 1773 का एक्ट है, उसी प्रकार 1835 का 1935 का एक्ट है, 1872 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है। जैसे आप 1919 में पढ़ेंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ेंगे, मार्लिमेंटो अधिनियम 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे मतलब अधिनियम है, तो इन अधिनियम में कहीं न कहीं क्या थे, नियम थे। अब हम भारत के संविधान की बात करें तो आपको पता होगा कि वे सारे नियम तो कौन बना रहे हैं, अंग्रेज बना रहे हैं। और अंग्रेज किसके भाई नियम दूसरे बनाकर किसके ऊपर लागू कर रहे हैं, हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, क्या क्या बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में इन्होंने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के कानून को नहीं मानेंगे। गरमपंथी आदमी थे, नरम गरम दल के व्यक्ति थे। कांग्रेस के भाग आपको पता होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसमें कांग्रेस भी नरम दल और गरम दल में बट गई थी। गरम दल के व्यक्ति थे, तो इन्होंने कब कहा, 1895 में कहा, क्या कहा कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना नहीं करेंगे, हमारा खुद का क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, अपना खुद का संविधान होना चाहिए। तो कहीं न कहीं पहली बार अगर अवैधानिक तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने क्या की, भारतीय संविधान की माँग की। भारतीय संविधान कह सकते हैं मतलब नियमों की माँग की जो भारतीयों के द्वारा क्या किए गए हो, बनाए गए हो। तो 1895 में बार इसी के साथ ही इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज का नारा। उसके बाद धीरे-धीरे बातें आगे बढ़ती है। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल भारत का संविधान हम बनाएँगे, भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ये सारी की सारी बातें 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान के संदर्भ में बात कही, महात्मा गांधी। फिर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी बात की गई कि भारत का
संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। 1938 में अपने बात की नेहरू के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया नेहरू के द्वारा, कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। उसके ये सारी की सारी बातें। इनके बाद अंग्रेज अभी तक मौन है इसके संदर्भ में, अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर 1940 में आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान की मांग स्वीकार कर ली। भारतीय संविधान की मांग स्वीकार कब की गई, मांग स्वीकार, ये मांग स्वीकार की गई अपने 1940 में। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, अगर हम आपके क्या कर देंगे, हम आपका संविधान भारतीयों के, आप अपना संविधान आप स्वयं बनाओगे, खुद बनाओगे। तो इस प्रकार फिर इन्होंने क्या किया, तो कैबिनेट बैठाए गए भारतीय संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा के संदर्भ में क्या किसे भेजा गया, क्या किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव भारत में भेजा। और किस लिए भेजा क्रिस्प प्रस्ताव, क्रिस्प प्रस्ताव भेजा भारत में संविधान सभा के गठन के लिए। लेकिन क्या क्रिस्प प्रस्ताव या सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, इसीलिए क्रिस्प प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्या ये सफल हुआ साथियों, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। पूर्ण रूप से क्या, बिल्कुल भी ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि भारत देश में विभाजन की बात चल रही थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अलग मांग कर रही थी, ऐसा हो नहीं पाया। फिर चलिए 1942 में कौन सा प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, 1942 में, अगर आपको पूछ लिया जाए प्रश्न, ये प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाए कि संविधान भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए आया गया, मतलब ब्रिटेन द्वारा भेजा गया या इंग्लैंड द्वारा भेजा गया पहला प्रस्ताव कब आया, तो 1942 में आया। कौन सा प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव। किसके नेतृत्व में आया, सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में। सर क्रिस्टोफर क्रिप्स, नाम हो सकता है स्टोपर, हो सकता है, नाम में कोई समस्या नहीं है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में आया। उसके बाद ये क्या हो गया, यह असफल हो गया, असफल हो गया। यह असफल क्यों हुआ साथियों, ये असफल इसलिए हुआ क्योंकि देश में पाकिस्तान, क्योंकि देश में, या मुस्लिम लीग साथ में लिख देते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा अलग से पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, अलग से पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम तो क्या करेंगे, अलग से पाकिस्तान बनाएंगे, जिसके कारण अलग होगा हमारा क्षेत्र पाकिस्तान, जिसके कारण 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। ये अपने मंसूबे पर खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट प्रस्ताव आया। कौन सा प्रस्ताव आया, कैबिनेट प्रस्ताव। क्या था कैबिनेट प्रस्ताव, कौन कौन थे कैबिनेट प्रस्ताव, 3 सदस्यों से मिलकर आया, 3 सदस्य थे कैबिनेट प्रस्ताव में। और जिस समय कैबिनेट प्रस्ताव भारत में आया, या कभी कभार आपको प्रश्न पूछ ले कि आजादी के समय भारत इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी, तो आजादी के समय इंग्लैंड में अपने श्रमिक दल, किसकी सरकार, श्रमिक दल की, लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ थी, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। किसके समय, भारत की आजादी के समय। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछ ले कि भारत की आजादी में महत्वपूर्ण, अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंग्लैंड के किसी दल ने सहयोग किया है, तो वो किसने किया, लेबर पार्टी ने। और लेबर पार्टी के उस समय के इंग्लैंड के नेता कौन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, मैं या पीएम लिख देता हूँ, एटली। कौन थे, एटली थे। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे। अब देखो इन्होंने क्या किया कि अब ये तो सारी मतलब ध्यान रखने योग्य थोड़ी सी बात थी। अब आपको थोड़ा याद रखना है, वो याद रखना है कैबिनेट मिशन। कब आया कैबिनेट मिशन, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में।
कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। 3 सदस्य था, जिसमें पहले सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य थे क्रिस्टोफर क्रिप्स। और तीसरे सदस्य थे अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य मिलकर आए और इनका क्या उद्देश्य था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना। 3 सदस्य आए, 1946 में आए। 3 सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस, क्रिस्टोफर क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इनका कार्य क्या था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। क्या ये सफल हुए? ये अपने उद्देश्यों में सफल हुए। सफल हुए। ये अपने उद्देश्य में क्या हो गए? सफल हो गए। इन्होंने कैबिनेट मिशन ने इस विधानसभा का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब देखिए साथियों, विधानसभा का निर्माण किस प्रकार किया? तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें, अब देश में इतना राजा महाराजा थे, अब आपको इतना पता होगा कि देश लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे घर में अगर हमसे कोई व्यक्ति मांग ले कोई 10 रुपए देना भी बिना मतलब, तो हम 10 रुपए भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ राजा महाराजाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? अपनी पूरी की पूरी रियासतें दी जा रही है। तो इन सारे बातों में थोड़ा सा। और नंबर 2, पूरे क्षेत्र तो अंग्रेजों के अधीन थे नहीं। अंग्रेजों के अधीन थे, वो अंग्रेजों ने मतलब भारत में संविधान सभा वहां से सदस्य अंग्रेजों ने चुन ली चुनाव के जरिए, समानुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा। और कुछ जो 4 अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश थे वहां से भी इन्होंने सदस्य ले लिए। लेकिन जो राजशाही थे, मतलब जहाँ राजा का अधिकार था, जहाँ राजा राज करते थे, वहां देसी रियासतें कहते हैं जिसे, वहां से भी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार करे? तो फिर वहां से सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया गया, वहां से राजाओं द्वारा उन्हें क्या किया गया? भेजा गया। अब देखिए, सबसे पहले दिन उन्होंने कहा कि भाई क्या करें? नंबर 1, पहली चीज, टोटल कुल जनसंख्या कितनी थी उस समय? लगभग 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या? 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो इन्होंने एक बात रखी कि 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य को संविधान सभा में भेजना। कितने सदस्यों को? 10 लाख पर एक सदस्यों को भेजना। नंबर 2, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जाने अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव। प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव करवाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव। अगर प्रत्यक्ष विधि से चुनाव करवाते तो भी अमूमन यही सदस्य चुने जाते। या कहा जा सकता है कि अगर आज की हम राजनीति के क्षेत्र में देखें तो आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 बार हार जाता है तो भारतीयों को क्या आ जाती है? दया आ जाती है, बेचारा बहुत बार हार गया तो अब इसे अब की बार क्या कर देते हैं? जीता ही देते हैं। या कोई चुनाव के समय पहले जनता का मूड कुछ और हो कि भाई इस व्यक्ति को चुनाव में जीत हासिल नहीं करवानी है, लेकिन अचानक कुछ काम ऐसे कार्य हो जाए या ऐसा कुछ नया काम हो जाए जिसके कारण तुरंत जनता का मनोबल क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और जनता क्या करती है? उस व्यक्ति को चुनाव में जीता देती है। जैसे अम्बेडकर वगैरह बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत बड़े विधिवेता थे, लेकिन पहले आम चुनाव में क्या हो गए? हार गए। तो अगर हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव करवाते, ऐसे व्यक्ति अगर हार जाते चुनाव में, संविधान सभा में नहीं आते, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि जो आज अपना संविधान है वो ऐसा संविधान बन पाता। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव करवाना और समानुपातिक, याद रखना, समानुपातिक मतदान प्रणाली। ये प्रांतीय
सदस्यों, प्रांतीय सदस्यों को यहाँ से इस विधि द्वारा क्या कर लिया गया, ले लिया गया। दूसरा इसमें देशी रियासतों से मनोनीत किया गया। और इसके साथ में ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता है तो भी वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। ये सारी की सारी बातें संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए ऐसा रखा गया। अब अंग्रेज के अंदर शासित प्रदेशों से कितने सदस्य थे, अपने देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, उनके बारे में हम आज थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखिए, फिर उसके बाद हम कल जिक्र करेंगे हमारे संविधान में कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर अपने मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, या अपना संविधान पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है, अगर वहां से लिए गए तो क्यों लिए गए, क्या अच्छा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, तो देशी रियासतों के सदस्य थे वो, देशी रियासतों के सदस्य कितने सदस्य, 93। कितने सदस्य लिए गए, 93 सदस्य। अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश थे कितने, अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 4 थे, और यहाँ से 4 सदस्य लिए गए, जिसमें अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेशों का नाम थोड़ा सा याद रखना। पहला दिल्ली याद कर लेना, दूसरा अपना राजस्थान का है जिसे अपने अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा कर्नाटक का है कुर्ग, और अपना चौथा है बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। और जो ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य, ब्रिटिश भारत से सदस्य वो लिए गए 192। कितने सदस्य लिए गए। अब देखिए टोटल अपने देश में देखो सबसे ज्यादा कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश भारत से 93 सदस्य, उसके साथ ही माफ कीजिएगा 292, 292 कहाँ से, बात 292 कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश भारत से, और 4 कौन से, अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश। तो 292 और 4 कितने हो गए, 296। जोड़ लेते हैं कि 292 और 4 296, 296 प्लस 93, 93 कहाँ से, देशी रियासतों से, तो कितने हो गए 389। तो कुल सदस्य कितने थे जिस समय पहली बार अपने संविधान सभा के संविधान, अगर प्रश्न पूछ ले, प्रश्न क्या है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, प्रश्न पहली बार अगर अलग अलग तरीका, पहला तरीका ये है कि देशी रियासतों से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 93। अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य थे, तो 4। और ब्रिटिश भारत से सदस्य कितने सदस्य थे, तो 292। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि विभाजन से पहले, विभाजन से पहले, विभाजन से पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे, विभाजन से पहले संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, 389। अब आप कहोगे 389 कैसे, जो 40 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे देश में, प्रत्येक जनसंख्या मतलब 10 लाख पर एक सदस्य लिया, तो लगभग हमें कितने 389 सदस्य, मतलब उन जनसंख्या पर क्या हुआ 389 सदस्य प्राप्त हुए, मतलब हमने लिए। उसके बाद देखिए फिर मुस्लिम लीग के अगर आपको पूछ ले, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो मुस्लिम लीग से थे 73 सदस्य। कितने सदस्य थे, 73। लेकिन सारे मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हो गए, गए नहीं थे, कहाँ नहीं गए थे, मतलब पाकिस्तान नहीं गए थे, कुछ भारत में। और आजादी के बाद, आजादी के बाद भारतीय
संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी संख्या है सदस्यों की? वो है साथियों आपके 299। तो आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है 299। अब आगे हम पढ़ेंगे कल कि संविधान सभा का गठन हमने आज कर लिया। संविधान सभा का गठन होने के बाद पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, टोटल कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों में क्या क्या निर्णय लिया गया, कौन कौन सी समितियां बनाई गई और इन समितियों में क्या विचार विमर्श हुए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कल। तो इतना आप समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।